गुरु बीजाणु जनन के बारे में। और गुरु बीजाणु जनन से समझने से पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर निकाले ही हैं, बहुत सारे मैंने लेक्चर निकाले हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में। तो आप रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में ज़रूर पढ़ें, और वो सारे के सारे लेक्चर समझने के बाद में आपको समझ में आएगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है। मेगास्पोरोजेनेसिस एक प्रकार की वो प्रक्रिया है जिसके दौरान गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये प्रक्रिया हमेशा जो पुष्पीय पादप में संपन्न होती है। अब जो मेरे कहने का मतलब जो होता क्या है कि गुरु बीजाणु जनन में हम इसको कह देंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मैंने आपको एक चित्र बताया था पिछले लेक्चर में, कोशिश कीजिए कि ये डायग्राम किसका है, जल्दी से बता दीजिएगा। ये डायग्राम है बीजांड का, और ये कैसा बीजांड? प्रतीप बीजांड। ये हो जाएगा बाह्य अध्यावरणीय, अंत अध्यावरणीय, और ये बीजांड का है। ये जो हो जाएगा अपने बीजांड ग्रंथ कहेंगे, जिसको हाइलम कह देंगे, और निभाग जो बीजांड द्वार कह देंगे, ये इसके विपरीत वाला भाग हो जाएगा निभाग। और ये जो पूरा का पूरा प्रतीप बीजांड है, और इस बीजांड का ही कोशिका है, वो ही कोशिका आगे जाकर के गुरु बीजाणु जनन के मुख्य किरदार निभाएगी। तो कैसे ये बीजांड का ही कोशिका कैसे काम करेगी, सिलसिलेवार इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। गुरु बीजाणु जनन का मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। होता क्या है कि सबसे पहले बीजांड काय की जो हाइपोडर्मिस कोशिका है, कौन सी कोशिका? हाइपोडर्मिस कोशिका है। ये विभाजित होकर के और दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो वो दो कौन सी कोशिका? पहली कोशिका हो जाएगी जो बाहर की ओर विभाजित, जो बाहर की ओर व्यवस्थित होगी, उसका नाम हो जाएगा प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और दूसरी जो कोशिका जो होगी वो भीतर की तरफ व्यवस्थित होगी, उसको नाम दे देंगे बीजाणुजन कोशिका। उसको क्या नाम दे देंगे? बीजाणुजन कोशिका। अब देखो, बीजांड का जो कोशिका है वो प्राथमिक भित्तीय कोशिका बीजाणुजन कोशिका का निर्माण करेगी। तो ये बीजांड काय कोशिका ये क्या डायरेक्टली इसमें बदलेगी? नहीं। तो यहां पर एक और कोशिका आएगी बीच में, उस कोशिका का नाम है प्रपसु कोशिका। ये कैसी कोशिका? ये आरंभिक कोशिका की भांति व्यवहार करती है। इस कोशिका का स्पष्ट केंद्रक होता है, और ये सघन जीव द्रव्य युक्त होती है। इसके अंदर सघन जीव द्रव्य होता है, और ये कोशिका परिणत विभाजन के द्वारा, किसके द्वारा? परिणत विभाजन के द्वारा प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण करेगी। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो ये कोशिका है, ये हमेशा भित्ति का निर्माण करता है, या फिर ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अब शेष रही बीजाणुजन कोशिका। शेष क्या रहेगी? बीजाणुजन कोशिका। अब आपको ध्यान में आया होगा, मैंने लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ाया था, और उस वक्त भी ये दो कोशिका थी। अब यही दो कोशिका थी उसमें। अब बीजाणुजन कोशिका क्या? ये कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति व्यवहार करेगी। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति व्यवहार करेगी, और यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, इसके द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। और इस प्रक्रिया को अपन क्या कह देंगे? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। अब ध्यान ये रखना है कि गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर देगी। तो गुरु बीजाणुओं की संख्या कितनी होगी?
4। तो स्पष्ट परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी स्पष्ट परिभाषा ये हो जाएगी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होना, है ना। यही देखो इसकी परिभाषा ये हो गई, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करना, गुरु बीजाणुओं का निर्माण करना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। देखो सबसे पहली चीज ये रही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। या प्रपस्व कोशिका कह दो इसको। ये आगे विभाजित होकर के, ये आगे विभाजित होकर के जिस कोशिका का निर्माण करेगी उसको कह देंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो बीजाणुजन कोशिका से बनेगी। जो भी है स्ट्रक्चर बी। और अब यही आगे जो अपन कह देंगे, हम इसको गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कह दूं। और यही जो आगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जिन 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी, जिन 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी हम इसको कह देंगे चतुष्क, चतुष्क गुरु बीजाणु। अब ये आपको ध्यान रखना है कि चतुष्क जो गुरु बीजाणु होंगे ये एक रेखीय क्रम में होते हैं। किस क्रम में होते हैं? रेखीय क्रम में। ये आपको याद रखना है। अब देखो, अब इसमें सबसे बड़ी चीज, इस 4 अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करेगी ना, इनमें से 3 जो गुरु बीजाणु होंगे, मानो कि मैंने नाम लिख दिया 1, 2, 3 और 4, ये 3 अपहासित हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। 3 अलग, मैं अगर इसकी तीनों को अगर अलग कर दूं और चौथे को अलग करूं तो आप देखो कि चौथे का आकृति मानो कि ये है और इसके ऊपर तीसरा, दूसरा और ये पहला। ये कंडीशन इस प्रकार की हो जाएगी। देखो अब देखो 3 हो जाएंगे अब अपहासित, और चौथा है वो कार्यशील होगा। कार्यशील हमेशा कौन होता है? मतलब 4 गुरु बीजाणु में से 3 अपहासित हो गए, चौथा विकसित हो गया, तो विकसित कार्यशील जो आगे जाकर के डेवलपमेंट होगा, जो आगे जाकर के एम्ब्रियो सेक यानी कि मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूणकोश का निर्माण करेगा, वो कौन सा होगा? वो निभाग भाग वाला होगा। निभाग निभाग भाग की ओर व्यवस्थित गुरु बीजाणु कार्यशील होता है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने कहा था
कि बीजांड काय की कोशिका होती है वो प्रपसु कोशिका की भांति व्यवहार करती है, जिसका स्पष्ट जीव द्रव्य और स्पष्ट केंद्रक और सघन जीव द्रव्य युक्त होती है, जो दो भागों में विभाजित होकर के परिणत विभाजन के द्वारा बाहर की ओर कोशिका बना देगी। भित्तीय कोशिका जो भित्ति का निर्माण करती है और भीतर की ओर जो कोशिका बनाएगी उस कोशिका का नाम हो जाएगा बीजाणुजन कोशिका। बीजाणुजन कोशिका है वो गुरु बीजाणु मात्र की, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति व्यवहार करती है, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो आगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। इस प्रक्रिया को कह देंगे गुरु बीजाणु जनन। और वो 4 गुरु बीजाणु में से 3 है वो अपहासित हो जाती हैं और चौथा कार्यशील होता है। यानी कि इन तीनों को यानी कि मैंने नाम लिख दिया, पहला, दूसरा और तीसरा समझने के लिए, इन तीनों को ये क्या खा जाएगा, यानी कि भोजन के रूप में प्राप्त कर लेगा, और ये आगे डेवलपमेंट होकर के मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। कार्यशील कौन होता है? निभाग भाग की ओर वाला गुरु बीजाणु होता वो कार्यशील होता है। इसका मतलब देखो परीक्षा के अंदर सवाल आए कि अगर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितने गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर, तो आपको लिखना है कि 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। क्या चारों गुरु बीजाणु सक्रिय होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। उसमें से 3 है वो अपहासित हो जाती हैं, और चौथा है निभाग भाग की ओर वाला जो गुरु बीजाणु अमूमन वो विकसित होता है इन तीनों को भोजन के रूप में ग्रहण करने के बाद। तो ये जो प्रक्रिया आपको समझ में आ रही है, ये प्रक्रिया है वो आप इसका चित्र बना सकते हैं, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है। इसमें से ये जो चौथा है ये आगे जाकर के मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। साथियों आपने इसको लिख दिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना क्या होती है। मादा युग्मकोद्भिद के भीतर अगर अपन जाएंगे तो ये समझना है कि इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं। सबसे बड़ी चीज होती है कि जो कार्यशील गुरु बीजाणु होता है वही आगे जाकर के विकसित होकर के मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। मादा युग्मकोद्भिद को अपन भ्रूणकोश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं अपन? भ्रूणकोश भी कह सकते हैं। अच्छा, आप इसको और क्या कह सकते हो? आप इसको एम्ब्रियो सैक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एम्ब्रियो सैक। या आप इसको क्या कह सकते हो? मादा युग्मकोद्भिद भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मादा युग्मकोद्भिद। अच्छा, जिस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद अपन किसको कहेंगे? नर युग्मकोद्भिद अपन किसको कहेंगे? परागकण को। उसी प्रकार मादा युग्मकोद्भिद किससे कहेंगे? भ्रूणकोश को। भ्रूणकोश कहाँ पाया जाता है? बीजांड के अंदर पाया जाता है। भ्रूणकोश कैसा आता है, कैसा नहीं होता? देखो, सबसे बड़ी चीज होती है कि चौथा जो गुरु बीजाणु होता है, जो कार्यशील होता है, वो आगे विकसित हो जाता है। अब मानो कि मैंने आपको एक चित्र बना करके समझा दिया कि जैसे ये चौथा गुरु बीजाणु है और ये आगे जाकर के विकसित होता है, तो ये क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है कि अपने आकार को बढ़ाएगा। अपने आकार को कैसे बढ़ाएगा? क्योंकि इन तीनों को ये भोजन के रूप में क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इन तीनों को जो चतुष्क जो प्राप्त हुए थे उनमें से तीसरा, दूसरा और पहला है वो भोजन के रूप में इन तीनों को चौथा गुरु बीजाणु है वो प्रयोग करेगा। फिर क्या करेगा? फिर ये बहुत सारी घनी रिक्तिकाएं बनाएगा। कहां पर? बीजांड के भीतर ही। फिर रिक्तिका बनाने के बाद में सारी रिक्तिकाओं को समेकित कर देगा और धीरे धीरे अपना व्यास है वो पूरे बीजांड काय की तरफ ले जाता है। बीजांड के भीतर जैसे अपने एक चित्र बनाया था, जैसे ये बीजांड का चित्र है, तो यहाँ पर ये बीजांड काय है, ये धीरे धीरे क्या करेगा? यहाँ से फैलता हुआ बड़ा सा हो जाएगा और धीरे धीरे अपना फैलाव है वो इस बीजांड काय की कोशिका के भीतर ले जाए। फिर इसके बाद इसमें लगातार सूत्री विभाजन होते हैं। कितने विभाजन होते हैं? 3 विभाजन होते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होता है, देखो एम्ब्रियो से का निर्माण कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें पहली चीज में क्या हो जाएगा कि पहली बार सूत्री विभाजन होगा। तो पहली बार सूत्री विभाजन होगा तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बन जाएगा। सूत्री विभाजन होने के बाद जो एक केंद्रक है वो 2 केंद्रक में बढ़ जाएगा और प्रत्येक जो केंद्रक है वो विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। अब यहाँ पर अपन को पता है कि कितने केंद्रक का निर्माण हो गया? 2 केंद्रक का निर्माण। फिर तीसरे स्ट्रक्चर में देखिए, पहली बार सूत्री विभाजन हो गया, मैंने मान लिया पहली बार, दूसरी बार और सूत्री विभाजन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो केंद्रक है, यह जो केंद्रक है ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगा और ये भी 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, यानी कि एक और विभाजन हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कितने केंद्रक बने हैं? 4 केंद्रक बने हैं। यहाँ पर कितने केंद्रक बने हैं? 2 केंद्रक बने हैं। अच्छा, अब कितनी बार विभाजन हुआ है? पहले में
विभाजन पहली बार हुआ तब 2 केंद्रक बने हैं, दूसरी बार विभाजन हुआ तो 4 केंद्रक बने हैं, तो मैंने कह दिया सेकंड विभाजन। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, तीसरी बार विभाजन, यानी कि कुल 3 सूत्री विभाजन होता है, ये आपको याद रखना है। अब तीसरी बार ये विभाजन हो गया, देखो तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 4 केंद्रक है विपरीत ध्रुवों की ओर बन जाएंगे। इसका मतलब है कुल 8 केंद्रक बन गए। कितने केंद्रक बन गए, 8 केंद्रक। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब इन 8 केंद्रक जो बने हैं, इन 8 केंद्रक के बाद में क्या होगा कि ये जो प्रत्येक जो केंद्रक है, मैं बिल्कुल आपको संक्षिप्त में बिल्कुल आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि जो हो रहा है वही आपके सामने है। इनमें से क्या होगा कि एक एक केंद्रक बीच में आ जाएगा। अब दोनों ध्रुवों की ओर कितने केंद्रक हैं, 4 केंद्रक है। अच्छा, 4 में से एक एक केंद्रक है वो बीच में आ जाएगा। अच्छा, ये आ गया। अब मैंने बीच में नाम लिख दिया एन, यानी कि अगुणित। अब 2 केंद्रक, इन दोनों केंद्रकों को अपन कह देंगे ध्रुवीय केंद्रक। मैंने क्या नाम लिख दिया, ध्रुवीय केंद्रक। अच्छा नाम लिख दिया, ठीक है भाई, लिख दिया। और ये दोनों केंद्रक आपस में जो है वो पहली चीज तो ये है कि दोनों केंद्रक जो यहाँ आए हैं ना, तो ये केंद्रक क्या करते हैं कि ये n है, यानी कि अगुणित है, ये भी अगुणित है। अब जब अगुणित और अगुणित 2 केंद्रक मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, द्विगुणित, और ये दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार के केंद्रक को अपन कह देंगे द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलेंगे, द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक मैंने नाम लिख दिया। और ये किस प्रकार का होता है, ये होता है द्विगुणित। किस प्रकार का होता है, द्विगुणित। ये आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको ये जो 3 जो केंद्रक शेष रहेंगे, यानी कि मैंने कह दिया कि कुल 4 थे और एक मैंने यहां ले आया, ये मैंने इसको मिटा दिया है, इसको मैंने मिटा दिया है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको पता है कि यहां शेष रह गए 3 केंद्रक, यहां भी शेष रह गए 3 केंद्रक। तो होता ये है कि 3 केंद्रक मिलकर के किसका निर्माण करेगी, एक तो प्रतिमुखी कोशिका का निर्माण करेगी, और एक जो 2 कोशिका जो आपस में मिलकर के निर्माण करेगी उनका नाम होगा अंड कोशिका, और उनका नाम होगा साह्य कोशिका, जो अंड समुच्चय का निर्माण करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्के से भागों से जल्दी से स्ट्रक्चर बना लीजिएगा आप। और देखो ना, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि दोस्तों कि इनके भीतर जो केंद्रक है, मैंने मान लिया कि जैसे एक एक केंद्रक तो यहाँ आ गया, द्वितीय केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण कर दिया। अब शेष जो 3 रह गए हैं, ये क्या करेगा कि बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ, जैसे बीजांड द्वार की तरफ मैंने इस भाग को लिया जैसे, तो यहां पर ये जो 2 केंद्रक है, ये 2 केंद्रक क्या बनेगा, दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। उस 2 कोशिकाओं का नाम होगा सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। और जो एक कोशिका होगी जो इनके बीच में आ जाएगी, इसका नाम होगा अंड कोशिका। इनका नाम क्या होगा, अंड कोशिका। अब देखो ये क्या होते हैं, ये केंद्रक है वो धीरे धीरे भित्ति का निर्माण कर देती हैं, फिर धीरे धीरे कोशिका में तब्दील हो जाते हैं। अब तो ये यानी कि इनसे बन गई है कुल मिलाकर के मैंने कह दिया कि ये रह गई 2 कोशिका सहायक कोशिका, ये रह गई कोई कोशिका जिसका नाम हो जाएगा अंड कोशिका। तो 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका को अपन कह देंगे अंड समुच्चय। ये आपको याद रखना, अंड समुच्चय, ठीक है। अब शेष रह गए 3 केंद्र की तरह, ये भी ये जो होते हैं वो निभाग भाग की ओर होते हैं, और ये तीनों मिलकर के 3 प्रतिमुख कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं, 3 प्रतिमुख कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। अच्छा, अब कुल मिलाकर के मैंने कह दिया कि जैसे यहां पर इस एम्ब्रियो से कहेंगे, इसको अपन मादा युग्मकोद्भिद कहेंगे। यहां देखो कुल कितने केंद्रक बने थे, कुल बने थे, कुल केंद्रक पहली बार विभाजन हुआ कितने केंद्रक बने थे, 2। दूसरी बार हुआ था कितने, 4 बने। तीसरी बार हुआ कुल 8 बने थे। इसका मतलब कुल केंद्रक कितने थे, 8 केंद्रक। अच्छा, और अब इसमें कोशिका कितनी है, कोशिका बताइएगा आप मुझे। 3 कोशिका, 3 कोशिका। कौन कौन सी, सहायक कोशिका, अंड कोशिका, और कौन सी कोशिका, 3 प्रतिमुख कोशिका।
आपको याद होना चाहिए सबसे पहले कि इसमें निभाग भाग की ओर वाली तीन, ऊपर वाली तीन कोशिका है जो जो कहां से बनी है, जो उन्हीं तीन केंद्रकों से बने थी जो तीन सूत्री विभाजन के दौरान बने थे। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा कि दो कोशिका ये, लेकिन जो एक कोशिका जो रहेगी, याद कीजिएगा कि एक कोशिका कहां से बनेगी, जल्दी से याद कीजिएगा। बिल्कुल आपने सही सुना होगा कि ये जो दो कोशिका जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कह दिया कि कुल 8 केंद्रक है, और आपने पहली बार समझ लिया कि जैसे कुल कोशिका की बात कर देते हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा उत्तर। जैसे मैंने लिख दिया 3 प्रतिमुख कोशिका लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 3 दो सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका। अब एक कोशिका जो द्वितीयक सलीन केंद्रक होंगे, इनमें से मौजूद एक कोशिका, और ये कोशिका होगी हमेशा द्विगुणित। ये ध्यान रखना, ये द्विगुणित है, ये द्विगुणित, बाकी ये अगुणित है, ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है। तो 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, कितनी कोशिका हो गई? 7। तो कोशिकाओं की कुल संख्या हो गई 7 कोशिकीय। याद कीजिएगा। इसका एक और फॉर्मूला देखो, भ्रूण कोश का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कोशिकाओं केंद्रक का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 3 केंद्रक ऊपर की ओर है, 3 प्लस ये 2 प्लस 3। आपको ये याद रखना है, भ्रूण कोश केंद्रक। और इस प्रकार के जो भ्रूण कोश है, इनको कहेंगे पोलीगोनम। क्या कहेंगे? ये पोलीगोनम का मतलब क्या है? पोलीगोनम का मतलब स्ट्रासबर्गर ने एक पादप में इसकी खोज की थी, और उस पादप का नाम है पोलीगोनम, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पोलीगोनम प्रकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जरूर समझ में आया होगा ये भ्रूण कोश, और आगामी कक्षा के बाद हम आपको एक और नए वीडियो से रूबरू करवाएंगे। इससे संबंधित आपके पास में जो भी सवाल है आप हमें जरूर भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और तुरंत हम उनको देख करके अगले चैप्टर में उनको हल कर देंगे। कुल मिलाकर के अगर आप ये भाग देख रहे हैं तो हमारा कहना है कि जितने भी पहले के भाग हैं आप उनको जरूर देखें, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बहुत